मार्केट ऐसा ही रहता है, रोज़ सुबह चालू हो जाता है, रात को क्या होगा ये किसी के बस में नहीं है। पैसा, कारोबार और बहुत सारे गलत चीज़, सही चीज़ मार्केट में आते रहता है और जाते रहता है। झवेरी बाज़ार के बाबू लोग आपस में एक क्लोज सर्कल है, वो बाहर लोगों से नहीं मिलते ज़्यादातर, और आपस में अपने बेटे बेटियों का शादी हो सके वहीं की वहीं तय करते हैं। राजू दास का छोटा सिस्टर राखी, उसका भी आपस में ही शादी तय हुआ झवेरी बाजार के शैलो शशधर दास। शैलो बाबू भी एक दुकानदार है झवेरी बाजार के और एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक, और ये एक अरेंज मैरिज है। हारू दास और शशधर दास एक दूसरे को जानते थे। शशधर दास डोमजूर में बसे हुए थे और उनका एक पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दुकान भी था डोमजूर में। तो आपस में जानते थे, इसलिए अपने बेटे और बेटी का एंगेजमेंट करा दिए। ग्रैंड एंगेजमेंट था, ये प्लान हुआ था बॉम्बे में और शादी का रिसेप्शन कलकत्ते में। झवेरी बाजार में ये फैल चुका था न्यूज़ की राजू दास की छोटी बहन का शादी तय हो गया है, और दोनों मार्केटिंग करते थे बुलेश्वर एरिया में। जो एंगेजमेंट रिंग था शैलो का और राखी का, वो हारू दास के वर्कशॉप में घाट काज रेडी हो गया, लेकिन राजू ने शेख गोपाल को रिक्वेस्ट किया कि इसका डायमंड सेटिंग और फिनिशिंग तुम करोगे। और पूरा फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद ये डायमंड का जो रिंग था, ये एंगेजमेंट डे में दोनों आपस में एक्सचेंज करने वाले थे, शैलो और राखी। फेमस डायमंड मर्चेंट्स, पुलिस के टॉप लोग, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड पर्सनालिटीज, राजू दास और हारू दास सबको गेट पे वेलकम कर रहे थे खुद खड़े होके। एक बैंड चल रहा था सॉफ्ट म्यूजिक का, और अल्कोहल नहीं था, शराब नहीं था, क्योंकि हारू दास को शराब पसंद नहीं। लेकिन शान और शौकत के साथ बाकी पार्टी चालू था। राखी और शैलो ने जो हार्ट शेपेड रिंग बनाया था शेख गोपाल ने, वो दोनों आपस में पहना के एंगेजमेंट फाइनल हो गया। शेख गोपाल को भी बुलाया गया था। शेख गोपाल बाजू में खड़ा होके एंगेजमेंट देखा। बाद में वो खिड़की पे से बॉम्बे का नज़ारा देख रहा था। दोस्तों, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बॉम्बे का एरियल व्यू इतना अच्छा दिखाता था, और ख़ासकर रात के समय जब बॉम्बे शहर है लाइटों का शहर, जो ये लाइट का इफेक्ट दिखता था चारों बाजू, और चारों बाजू का जो समुंदर दिखता था रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से ऊपर से, तो इस पे शेख गोपाल के थॉट्स क्या आने लगे। शेख गोपाल ये देख के उसे इतना अच्छा लगा, इतना पॉजिटिव लगा, कि दूसरे दिन 1 बजे वो सीधा ये चीज़ किसको एक्सप्रेस किया, मीरा को, कि ऐसा राखी का और शैलो का पार्टी था और इतना अच्छा कैंडल लाइट डिनर, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट था, मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें मिस किया। तो उसके दिमाग में ये सेटिंग में मीरा, सिर्फ मीरा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। और उसी दिन शेख गोपाल ने मीरा से वादा किया कि मैं तुम्हें अत्तरी बेगम के कोठे से निकाल लूँगा, ये मेरा वादा है। तभी शेख गोपाल ने उसके माँ को फ़ोन किया, संडे था, और ये सब एंगेजमेंट रिंग इसके बारे में कहने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे एक सलाह दिया कि तुम कामयाबी हासिल करो बॉम्बे में, लेकिन गलत रास्ते से नहीं बेटा, सही रास्ते पे चलना। बहुत बड़ा उपदेश था उसके माँ का। शेख गोपाल ने कहा, जी माँ, मैं सही रास्ते पे चलूँगा, आपका ख्याल रखिए, अब्बू को मेरा प्यार दीजिए। बेटा घोरे कबे आसबे बंगाली में बोलती। माँ अगले साल
পরের বছর একা নয়, ये जो एका नॉय यानी अकेला नहीं आऊँगा, ये स्लिप ऑफ द टंग हो गया। माँ ने ये इमीडिएटली कैच कर ली। क्या क्या बोले? नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं, मैं सक्सेस के साथ आऊँगा। तभी माँ ने बोली दुआ दीची, यानी मेरी दुआ है तुम पे, और वो फ़ोन कॉल बंद हो गया। दूसरे तरफ राजू दास और नीलोफर का प्यार बढ़ने लगा, काफ़ी आगे की सीढ़ियों तक जाने लगा, लेकिन मंजिल अभी काफ़ी दूर। राजू दास ने कॉल किया, नीलू मेरी छोटी बहन राखी का आगे शादी है, मेरे कंधे पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसका शॉपिंग करना है, तुम कल 4 बजे रूपम के शोरूम क्रेफोर्ड मार्केट में आ जाओ, वहाँ तुम मेरे को भी मिल लेना और राखी को भी मिल लेना। नीलोफर बोली आई वुड लव टू मीट राखी। काफ़ी एडुकेटेड थी नीलोफर और 4 बजे आने का वादा की। इत्तेफाक कहिए कि राखी ने उस समय दूसरे दिन रूपम में नीलोफर को देख के, और शादी का शॉपिंग चालू था, तो एक उसके लिए भी ड्रेस गिफ्ट दे दी। क्योंकि राजू डायरेक्टली देता तो थोड़ा सा शक हो जाता, लेकिन उसने दे दी तो कोई शक भी नहीं था। राजू वहाँ से ही देखता है रूपम से कि प्रेम चाचा के ऑपोजिट में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन था, वहाँ बहुत क्राउड जमा हो गया था। तो इन लोगों को बोलता है तुम लोग शॉपिंग करते रहो, मैं अभी आता हूँ। जब वो गया राजू दास, तो उसे मालूम पड़ा कि उत्तम और सुनील 2 दुकानदार को पुलिस ने हिफाजत में ले लिया था। वो अंदर गया। एडवोकेट राजू दास एलटी मार्ग के सीनियर इंस्पेक्टर शिवाजी सावंत से पूछते हैं, सर उत्तम और सुनील को क्यों डिटेन किया गया? इस पे शिवाजी सावंत बोलते हैं कि उन्होंने फिजिकली एक राजा टकला को मारपीट किया, मारा, बहुत बुरी तरह से मारा है, कट पीट गया है, और उसने पुलिस को रिपोर्ट किया और जेजे हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया है। एडवोकेट राजू दास बोलते, रिक्वेस्ट करते कि मैं सुनील और उत्तम से बात कर सकता हूँ। तो इस पे सीनियर ने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल बात कर सकते हो। एडवोकेट राजू दास जब इनको मिला दोनों को, तभी उसको पूरा कहानी समझ में आ गया। राजू दास शिवाजी सावंत के साथ चाय पीने लगा और कहने लगा, साहेब करतो कोण आणि भरतो कोण? राजा टकला प्रोफेशनल चोर है और उसका काम ही है कारीगर बन के काम लेना और सोना चोरी करना। इस बार सुनील और उत्तम ने उसे पकड़ा है। 10 ग्राम सोना उसके अंडरवेयर के चोर पॉकेट में था। उसने उत्तम और सुनील के पास सरेंडर कर दिया कि भाई मैंने गलती किया है, और वो सुनील के गांव का ही निकला। मारपीट तो हुआ, लेकिन बाद में सुनील ने उसे राइस और मटन खिलाया, 3000 रुपये दिया कि भाई तुम तुम्हारा ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन वो वहाँ से निकल के सीधा जेजे हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट लिखवाया। आगे राजू ने फिर से बोला शिवाजी सावंत को कि सर, इस तरह से अगर चोर लोग रूल करेंगे और पुलिस और व्यापारी को ठगेंगे तो बाजार तो खत्म हो जाएगा। इस पे राजू दास ने फिर पूछा कि कल कोर्ट में हेयरिंग है, तो शिवाजी सावंत ने उसे एश्योरेंस दिया कि ठीक है, तुम एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो, मैं ये दोनों को डिसमिस कर दूंगा और राजा टकले को अरेस्ट करूंगा। समय बीतता गया। राखी और शैलो का शादी बॉम्बे जिमखाना में हुआ। डोमजूर में शशधर दास ने एक रिसेप्शन रखा सबके लिए। फाइनल विदाई सेरेमनी था ओबेरॉय ग्रैंड कलकत्ते में, जहां की खास लोगों का दावत था। पूल साइड में आलीशान झूमर लगे हुए, लाइटिंग, हल्का म्यूजिक। शोयलो भी धोती कुर्ता में था और शशधर दास भी धोती कुर्ता में था।
वापस ये माहौल में एडवोकेट राजू दास नीलोफर को मिस करने लगा और वहीं से ओबेरॉय ग्रैंड से फ़ोन लगा दिया, नीलू आई एम मिसिंग यू अ लॉट, प्लीज़ फ्लाई डाउन एंड ज्वाइन मी हियर। नीलोफर ने बोली कि अगर मैं उड़ सकती थी तो उड़ के आ जाती थी, और फिर फ़ोन कट हो गया। हारूदास ने कहा, राजू आ जाओ, एक पूरा फैमिली फ़ोटो निकालने वाले हैं, शस्त्र दास का फैमिली और हमारा फैमिली। इतना अच्छा खुशी का माहौल था, लेकिन कहते हैं कि खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, और ऐसा ही हुआ। पार्टी ख़त्म होते ही जैसे गेस्ट लोग जाने लगे, शोइलो और राखी भी एयरपोर्ट चले गए। वहाँ से सीधा दार्जिलिंग का फ़्लाइट पकड़ के वो हनीमून में जाने वाले थे दार्जिलिंग। हारूदास को हार्ट अटैक आया, पसीने से लथपथ होने लगा, एम्बुलेंस बुलाया गया, बेलेव्यू हॉस्पिटल में आईसीयू में ले गया गया। राखी और शैलो तो जा चुके थे, उनको कांटेक्ट नहीं कर सके, उस जमाने में मोबाइल फ़ोन था नहीं। नारूदास जो हारूदास के छोटे भाई थे, कारोबार एक साथ ही करते थे, जॉइंट कारोबार था, वो राजू के पास गया और बोलने लगा कि बहुत सारे काम बाकी है बॉम्बे में, मुझे कल सुबह का फ्लाइट पकड़ के जाना है अर्जेंट वर्कशॉप में। इस सिचुएशन में जहां उसके पिताजी आईसीयू में है, राजू के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। कहा कि ओके अंकल, जो तुम ठीक समझते हो। जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट था जो हारूदास का ट्रीटमेंट कर रहा था, उसने शस्त्र दास और राजू दास को बुलाया और कहा कि ये जो इंसान है, इन्होंने अपने तबीयत पे कोई ध्यान नहीं दिया, इनका डायबिटीज़ बहुत चढ़ा हुआ है और इनका भी बचने का चांस बहुत कम है, बहुत सीरियस है। दूसरे ही दिन हारूदास चल बसे बेलेव्यू हॉस्पिटल, और उनके बाजू में उनकी वाइफ राजू दास और शस्त्र दास थे। शस्त्र दास का दिल बहुत बहुत बड़ा माना जाता है और बहुत बड़ा था भी। उन्होंने सब चीज़ मैनेज किया। उनके पेट्रोल पंप की टीम और दोस्त लोग आए, बेलव्यू से बॉडी नीमतला घाट में ले गया गया, वहाँ क्रिमेशन हुआ। राजू दास फूट फूट के रोने लगे और वही हालत में उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। वो सपने में भी सोच नहीं सकता था कि इस तरह से सब चीज़ टर्न हो जाएगा, कोई भी नहीं सोच सकता था। कहाँ शादी और कहाँ मौत। हारूदास की अस्थि को डोमजूर ले गया गया और डोमजूर में एक शिव मंदिर जो कि शस्त्रदास ने बनाए थे, मंदिर के बाहर एक कमरे में अस्थि को रखा गया। इधर नारूदास ने टेबल पलट दिया। उसे मालूम था कि अभी हिसाब किताब देखने वाला हारूदास नहीं है। श्राद्ध के 13वें दिन ही, जब शिव मंदिर में पूजा पाठ चल रहा था, श्राद्ध हो रहा था, श्राद्ध का खाना और गंगा का कार्ड सबको बांटा गया था, सब लोग आए थे। शैलो और राखी जो कि सिनक्लियर्स होटल में थे और वहाँ का टेलीफोन डेड था। उन दिनों टेलीफोन बहुत डेड हो जाता था और इस तरह से मैसेज टाइम पे नहीं पहुँच सकता था। तीसरे या चौथे दिन उन लोगों को मालूम पड़ा था जब वो खुद मॉल पे आके, दार्जिलिंग के मॉल रोड पे आके फ़ोन किए थे घर पे। तो श्राद्ध के दिन सब आ चुके थे, लेकिन हारूदास का भाई नहीं आया था, वो बॉम्बे में ही था, नारूदास। जब राजू वापस आया बॉम्बे में, उसे एक और झटका लगा जब उसके अंकल ने बोला कि राजू, तेरे पिताजी ने 25 लाख रुपए डबल पैरेट फाइनेंस से 1 साल पहले लोन लिया था और ऑफिस मॉर्गेज किया था। अगर आज के आज 30 लाख रुपए नहीं दिया गया इंटरेस्ट जोड़ के, तो कल कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा और ये दुकान, ये वर्कशॉप अपने हाथ से चली जाएगा। राजू शौक पे शौक, अंकल, पिताजी ने तो मुझे या माँ को या राखी को लोन के बारे में कुछ नहीं बताया था। नारू बोला, ये तो बिजनेस लोन था जिससे हम लोग ने सोना और डायमंड लिए थे, तुम वेरीफाई कर सकते हो, सब कुछ डॉक्यूमेंट ऑफिस में है।
वर्कशॉप में है। इस पे राजू ने कहा कि आप तो मैनेजिंग पार्टनर थे, आप ही ढूंढ निकालिए। नारू ने कहा कि मैं तो पिछले 6 महीने से इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखो, मैंने तो मैनेजिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व कर दिया है। अब ये सारे पेपर्स जिस पे साइन थे हारूदास के, ये सब फ्लॉडुलेंटली, धोखे से नारूदास ने लिया था। ये अपॉर्चुनिस्ट था, हारूदास बिजी रहते थे और उसका फ़ायदा लेके नारूदास ने उसके धन दौलत को हड़पने का प्लान किया था। हारूदास के जाने के बाद रॉयल बंगाल क्लब का और रॉयल बंगाल दुर्गोत्सव का प्रेसिडेंट बन गया और अपना कब्जा जमाने लगा। राजू के सारे प्रॉपर्टीज़ चले गए, उनका खंडाला का बंगलो, पनवेल का बंगलो, सारे चीज़ गंवाना पड़ा। लेकिन राजू दास निराश नहीं था, वो फिर से अपने ज़िंदगी को पहिए पे लाना चाहता था। सीधा नीलोफर के पास पहुंचा। नीलोफर, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि मेरे बाजू में हमेशा रहे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नीलोफर ने कहा कि क्या हुआ? राजू ने सब कुछ बताया उसके अंकल के बारे में, तो नीलोफर ने फ़ोन पटक दिया और मैसेज दिया कि मुझे दोबारा फ़ोन मत करो, मैं अपने घर वालों के साथ अपने काम में खुश हूँ। राजू का सेल्फ रिस्पेक्ट था, इसीलिए वो उस दिन के बाद से प्रेम चाचा के ऑफिस में कभी नहीं गया। उसका असिस्टेंट अमर के जरिए नीलोफर को एक हैंड रिटन मैसेज भेजा और एक काथा स्टिच का सलवार कमीज जो उसने कलकत्ते से लिया था वो भेज दिया। नीलोफर ने वो लेटर तो रख लिया लेकिन गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया और अमर को वापस कर दिया। दूसरे दिन राजू उसके ऑफिस में गया तो शेख गोपाल उसके ऑफिस में बैठा हुआ था। बापी का मैनेजर बेचाराम भी उसके साथ था। शेख गोपाल ने कहा, राजू दा, मुझे भी बहुत बुरा लगा ये सब सुन के कि काका बाबू नहीं रहे, यानी हारूदास, और मैं तब से लगा हूं कि क्या बात हुआ है। तब तक तो शेख गोपाल काफ़ी मजा हुआ खिलाड़ी बन चुका था। एडवोकेट राजू दास ने बेचाराम से कहा कि चलो अंदर बात करते हैं। बेचाराम ने बताया कि हारूदास का मैनेजर और वो साथ में पीते थे और नारूदास के जितने मैनिपुलेशन था, फर्जी साइन लेना, ये सब कुछ उसने बता दिया। शेख गोपाल ने कहा, राजू दा, जब टाइम खराब आता है तो कोई साथ नहीं देता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। राजू ने कहा, छोटे से, तुमको भगवान ने ये सच्चाई मेरे सामने लाने के लिए दूत की तरह भेजा है। इस पे शेख गोपाल ने कहा, दादा ये मेरा ड्यूटी है। बड़ा थॉट था उसका, शेख गोपाल का। अपना फादर हारूदास को खोने के बाद राजू दास ने नीलोफर को भी खो दिया और उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचा राखी और शेलो को रिसीव करने। राजू ने कहा कि चलो टैक्सी में चलते हैं, लेकिन शेलो ने कहा कि मेरा गाड़ी रुका हुआ है, मैं गाड़ी में ही जाऊंगा। और शेलो अपने गाड़ी में ही राखी को लेके अपना घर पहुंचा। ससदर दास उस टाइम बैंकॉक में कोई बिजनेस सिलसिले में गए हुए थे। ट्रेडिशनल जो हमारे बंगाली लोगों का थाली लेके आरती उतारते हैं, वैसा आरती उतारा गया राखी का। तभी राजू ने दूसरे दिन उसे कहा कि शेलो, तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ा और मैं बेघर हो गया हूँ, करीब करीब बेघर हो गया हूँ, सिर्फ घर ही था, ऑफिस गया, इतना लोन है, पिताजी को खोया हूँ, तो मुझे कुछ फ्रेंडली मदद करो। शेलो ने साफ कह दिया कि मैं तुमसे छोटा हूँ, मैं कुछ तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ और तुम राखी पे भी डिपेंड मत होना, क्योंकि वो अब मेरे फैमिली की है, मेरा लाइफ है। राजू इमोशनली राखी को मिला और कहा, भालो था कि अच्छा रहो। अक्सर जवेरी बाज़ार में अच्छे रिलेशन
भाई बहन का, भाई भाई का, क्लोज रिलेटिव्स का, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन राजू दास और राखी दोनों के दिल एकदम साफ थे। राजू दास के जाने के बाद ही शोइलो ने कड़क आवाज में राखी से कहा कि अब तुम हारूदास के फैमिली के नहीं रहे, अब तुम शशधर दास के फैमिली के हिस्सा बन चुके हो। अभी तुम्हें चुनना पड़ेगा कि तुम तुम्हारे हस्बैंड के साइड में हो या तुम्हारे भाई के साइड में हो। और इस तरह के डिसीजन, इस तरह की सच्चाई कई बार झवेरी बाजार में आया है और आते रहेगा। इसके बाद दोनों फैमिली का जरा रिलेशन खटपटा हो चुका था। शशधर दास जब वापस आए बैंकॉक से डोमजूर, उसे सब कुछ बताया गया तो उसने फ़ोन किया, लेकिन शोइलो ने कहा, बाबा ये मेरे और राजू के बीच में है, तुम प्लीज़ इसके बीच में मत पड़ो। मेरा डिसीजन बॉम्बे में मैं जो लेता हूँ मैं अपना डिसीजन लूँगा, तुम डोमजूर में अपना डिसीजन लो। शशधर बाबू के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। बाजार में भी राजू दास को काफ़ी लोग अवॉइड करने लगे। ऐसा अक्सर होता है झवेरी बाजार में कि जब तुम्हारा टाइम खराब चलता है तो लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। शेख गोपाल अब नंबर 1 कारीगर बन चुका था झवेरी बाजार का और हर हफ्ते 3 से 5 हजार रुपए कमाता था बापी के वर्कशॉप में। आधा पैसा वो घर भेज देता था, बाकी आधे में से 25% डोनेट करता था और 25% उसका पॉकेट मनी रहता था। ये उसका सिस्टम कारीगर होते ही जो बन गया, ये पूरी जिंदगी उसने निभाया। बापी ने उसे एक बार भरत भाई के ऑफिस में भेजा, जो कि मीरा रोड में शांति नगर के डेवलपर थे। उनका ऑफिस नरीमन पॉइंट में था भरत भाई का। भरत भाई के घर के लिए बापी को एक ऑर्डर मिला था नेकलेस का और उसे पूरा बनाया शेख गोपाल ने अपने हाथों से, घाट काम से लेके डायमंड सेटिंग फिनिशिंग तक। भरत भाई ने जैसे ही वो बॉक्स खोला तो उसके मुंह से निकल गया, बहुत सारू। और शेख गोपाल समझ गया कि भरत भाई को ये पसंद आया और उसने शेख गोपाल से कहा, बेटा मेरे ऑफिस से तुम ऐसे नहीं जाओगे, तुम्हें मुंह मीठा करके जाना ही पड़ेगा। और बड़े इज्जत के साथ उसे मिठाई और शरबत पिलाया गया। शेख गोपाल जब वेट कर रहा था जब तक मिठाई आया, तब तक एक फ़ोन पे उसने कन्वर्सेशन सुना भरत भाई का। किसी से बोल रहा था कि हमें एक फुल टाइम लॉयर चाहिए हमारे प्रोजेक्ट शांति नगर के लिए, जिसमें बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो कि पार्ट टाइम लॉयर के लिए संभव नहीं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था शांति बिल्डर्स का, भरत भाई का शांति नगर। वापस आते शेख गोपाल ने बापी से कहा कि काका बाबू, भरत भाई को एक फुल टाइम लॉयर चाहिए, आप जरा रिक्वेस्ट कीजिए भरत भाई से कि वो राजू दा को रखे। और ये डील हो गया और एडवोकेट राजू दास शांति बिल्डर में अपने केबिन में एडवोकेट राजू दास लिख के अपना काम शुरू कर दिए। और शांति बिल्डर ने उसे छूट दे रखा था कि अगर समय मिले तो थोड़ा बहुत काम झवेरी बाजार का तुम कर सकते हो, जो कि ज़्यादातर अमर संभालता था। धीरे धीरे राजू दास का लाइफ काफ़ी स्मूथ हो गया। 6 महीने बाद राजू दास एक शाइनिंग स्टार बन चुका था शांति बिल्डर्स का और सब खुश थे उसके डीलिंग से, उसके एक्टिविटी से। राजू दास ने तभी सोच लिया था, देख लिया था, गेस कर लिया था कि आने वाले दिनों में मीरा रोड एक बहुत शानदार सबब बनेगा बॉम्बे का।
क्योंकि वो शांति बिल्डर के साथ था ही। और उसके जन्मदिन में ठाकुरद्वार में बहुत धूमधाम से पार्टी दिया राजू दास ने। अचानक दरवाजा खटखटाया तो सब चौंक गए। शैलो और राखी भी आ गए थे, क्योंकि अभी पाशा पलट चुका था। अभी एडवोकेट राजू दास शांति बिल्डर का स्टार बन चुका था। कलकत्ता स्टाइल में मटन करी, मटन बिरयानी, बंगाली स्वीट्स, पायस, खीर जिसको बोलते हैं। राजू दास सब कुछ पाने के बाद भी नीलोफर को मिस कर रहा था, क्योंकि सच्चा प्यार था उसका नीलोफर से। उसने सबको सलाह दिया उस दिन कि कारीगर हो या सेठ, जितना भी पैसा जमा किए हो शांति नगर में इन्वेस्ट करो, मुनाफा बहुत जबरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि अभी थ्रो अवे प्राइस में फ्लैट्स जा रहे हैं। और शुरू हुआ शेख गोपाल का इन्वेस्टमेंट, कारीगरों का इन्वेस्टमेंट। मेघनाथ और सोमनाथ भी फ्लैट में इन्वेस्ट कर दिए। इस तरह जो क्लोज सर्कल था जवेरी बाजार में, करीब करीब सब ने, दुकानदारों ने, कारीगरों ने शांति नगर में पैसा लगा दिए। शेख गोपाल 1 से 2 बजे के बीच मीरा को फोन करना नहीं भूलता था और सब अपडेट देते रहता था। 12वीं का एग्जाम आ गया। महाराष्ट्र नाइट स्कूल के लिस्ट में वो पास किया और नंबर 1। तभी उसने तरुण स्पोर्टिंग के सब दोस्तों के साथ, मेघनाथ सोमनाथ के साथ पास होने के बाद पार्टी करने गए व्रजेश्वरी, जो कि बॉम्बे के नज़ीक हॉट स्प्रिंग वाटर और ब्रजेश्वरी मंदिर बहुत फेमस था। वहाँ उन लोग ने एक रूम लिए, अपने हाथ से राइस और मटन पकाए और बहुत मज़े से पार्टी की। क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले। यही लाइफलाइन था बॉम्बे का, जो एक जरिया होता है रिलैक्सेशन का। बॉम्बे के आसपास ऐसे खूबसूरत स्पॉट्स काफ़ी है और कारीगर लोग, सेठ लोग, बाबू लोग, व्यापारी लोग सब अपने अपने ग्रुप में इस तरह से अपना रिलैक्सेशन का मोड है ये। अब शेख गोपाल को मीरा से मिलना था। कैसे जाए? तो एक बार शेख गोपाल ने स्कूल में नेताजी का मेकअप दिया था, तो उसे एक आइडिया आया। वो काश्मीरी शॉल वाला बन गया, पगड़ी वगड़ी लगा के, और कुछ शॉल लेके पॉलिटिकल हाउस पहुंच गया। शॉल बेचने के बहाने अत्तरी बेगम के कोठे पे जा पहुंचा और एक काश्मीरी ज्वेलरी बॉक्स मीरा को देते हुए कहा, मेरे पूरे शॉल्स बेच चुका हूं और ये आखिरी डब्बा रह गया, ये तुम्हें गिफ्ट देके मैं खाली हाथ यहां से वापस जाना चाहता हूं। काश्मीरी जाने के बाद ही मीरा को उसके आंखों में कुछ क्लिकिंग आया और वो समझ गया कि ये शेख गोपाल ही था, भेष बदल के आया था। दूसरे दिन शेख गोपाल ने नाइट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था ग्रैंड रोड के पास, और माँ को फ़ोन लगा और माँ को कहा कि 12वीं में उसने टॉप किया। माँ ने फिर वही दुआ, बेटा, माँ तो सिर्फ दुआ ही देगी, और साथ में कहा कि माँ मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, सब आजू बाजू जितने भी हमारे मोहल्ले के घर है सब में मिठाई बांटो, पिताजी के लिए कपड़ा लो और पिताजी के दवाई का खर्चे के लिए पैसा लो। धारसा जाग उठा और बहुत खुशहाली का माहौल बन गया धारसा में। दोस्तों ने वहाँ से फ़ोन किया कि धारसा आओ, हम तुम्हारे लिए बेचैनी से बैठे हैं, जब से तुम गए हो तब से तुम धारसा वापस नहीं आए। तभी शेख गोपाल ने कहा कि मुझे थोड़ा सा और समय दो, थोड़ा सा और सक्सेसफुल होके मैं आता हूँ। दोस्तों ने कहा कि आज पूरा डोमजूर झूम रहा है, तुम्हारे कारीगरी, तुम्हारा फुटबॉल, तुम्हारा एडुकेशन,
तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे जो हीरोपंती है तुम में, इसका चर्चा पूरे डोमजूर में हो रहा है। और सब ने मिलके फ़ोन पे कहा भालो थाकेश, यानी खुश रहो, लाइफ बिगिंस। जो ये बचपन रहता है वो ज़िंदगी का सबसे प्यारा समय रहता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है और अपने दिल का राजा जो चाहे करते बैठो। जब 18 साल का एडल्टहुड चालू होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चालू हो जाता है कंधे पे। और ना तो बच्चों के साथ घुल मिल सकता है ना बड़ों के साथ में। वो एक अजब ही चेंज रहता है बचपन से एडल्टहुड का। शेख गोपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ मीरा, दूसरी तरफ उसका काम, फुटबॉल क्लब, पढ़ाई और उसके दोस्त मेघनाथ और सोमनाथ। 18 साल का उसका सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाने वाले थे मेघनाथ और सोमनाथ। 1968 रॉयल बंगाल फुटबॉल ट्रॉफी टूर्नामेंट का फाइनल। जिस तरह जवेरी बाज़ार में दुर्गा पूजा होता है, जवेरी बाज़ार में फुटबॉल के दिन सारा बाज़ार बंद रहता है। थोड़े बहुत कारखाने चालू रहते हैं जो अर्जेंट काम करते हैं, बाकी पूरा बंद, स्टैंड स्टिल हो जाता है बाज़ार दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन और फुटबॉल फाइनल के दिन। और ऐसा था कि उसका तो 1 जनवरी था बर्थडे, तो 1 जनवरी को ही वो फुटबॉल का टूर्नामेंट था और उसी दिन वो 18 साल का होने वाला था। तरुण स्पोर्टिंग क्लब और 5 स्टार फुटबॉल क्लब दोनों फाइनल में आए थे। सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार अपने एम्पाला गाड़ी में एंट्री लिए राजेश खन्ना। भीड़ उसके तरफ जाने लगा। राजू दास ने इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने वॉलंटियर्स को और सिक्योरिटी वालों को कि सब स्मूथ रहे और कुछ गड़बड़ ना हो। राजेश खन्ना, शशधर दास और एमएलए राज ग्राउंड पे आए, सब फाइनलिस्ट से हाथ मिलाए। एमएलए राज ने शशधर दास का और राजेश खन्ना का स्वागत किया फूलों के मालाओं से। मंगलमय मोहन, जिसके पैर नी जॉइंट के ऊपर तक कटे हुए थे, चेयर पे बैठा रहा और उसके विसिल से स्टार्ट हुआ उस साल का फाइनल फुटबॉल मैच। हाफ टाइम के पहले पहले गोपाल ने एक हेड स्ट्रोक मारा। बाद में जब हाफ टाइम के बाद खेल स्टार्ट हुआ तभी मौसम बदल गया। अचानक तेज से बारिश होने लगा। फील्ड जो था वो पानी से कीचड़ बन गया, क्योंकि उतने हाई क्वालिटी का तो मैदान नहीं था, टर्फ नहीं था, तो कीचड़ में ही खेलने लगे और चेहरे पे कीचड़, हाथों में कीचड़, पैर में कीचड़। शेख गोपाल का चेहरा करीब करीब कीचड़ से, मिट्टी के कीचड़ से ढक गया था। एक शॉट उसने ऐसा उल्टा मारा और सीधा 2 गोल। दूसरा गोल तरुण स्पोर्टिंग 2 और 5 स्टार 0। और जब वो खड़ा रहा, सब उसके दोस्त आ गए उसके पास गोल मारने के बाद, और बारिश से उसका चेहरा 18वें साल का जो चमक आ गया, वो एक नया चमक था एडल्टहुड का, अपने आने वाले ज़िंदगी को संवरने का, उसका मीरा के साथ ज़िंदगी बिताने का सपना। हर चीज़ उसके चेहरे में खिल उठा। और जो सपोर्टर्स थे वो तो नाचने लगे और राजेश खन्ना को स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे और सब चिल्लाने लगे, हिप हिप हुर्रे, तरुण स्पोर्टिंग हिप हिप हुर्रे, लॉन्ग लिव शेख गोपाल। और राजेश खन्ना के स्टाइल में सब डांस करने लगे। इतना माहौल, और साथ में उसका 18th बर्थडे।
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में राजेश खन्ना ने रॉयल बंगाल ट्रॉफी विनिंग टीम को दिया और उसके बाद अपने स्टाइल में उसने गुड बाय करते हुए बाबू मोशाई और वो स्माइल देते हुए रवाना हो गए। बापी आया शेख गोपाल के पास और उसे बधाई देते हुए कहा कि शाबाश बेटा, तूने आज मेरा नाम बाजार में रोशन कर दिया है। मैं तेरे पिता जैसा हूँ, मेरे तो बच्चे है ही नहीं, तेरी भाभी और मैं तुझे बच्चा ही मानता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और अपना गाड़ी ड्राइव करते हुए मेरे 3 दोस्तों के साथ शिरडी जा रहा हूँ। शिरडी से तेरे लिए प्रसाद लेके आऊँगा। शेख गोपाल को जो पैसे मिले थे उस दिन बेस्ट प्लेयर का 10,000 रुपया, उसमें से वापस 5,000 रुपये उसने बापी को दिया कि ये पैसे मेरे माता पिता के पास भिजवा देना। और साथ में बापी ने कहा कि तुम्हारा जन्मदिन है, जोर शोर से पार्टी करो। शेख गोपाल ने उसे कहा कि नहीं काका बाबू, आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा, आप शिरडी होके आइए। गोपाल जब बापी के वर्कशॉप में गया, लोगों ने उसे मिठाई खिलाया और पूरा लथपथा था वो कीचड़ से, बारिश के पानी से। सबसे पहले नहाने गया और उसके बाद अच्छा कपड़े पहन के वो अपने बंक पे जाके सोया। थोड़े देर बाद ही वो नीचे आया। उसका मैनेजर बेचाराम थोड़ा सा नाराज लग रहा था और कहने लगा कि बहुत काम है, तुम थके हुए हो, लकड़ा वाला ज्वेलर का एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, इतना सारा काम कौन करेगा। गोपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मुझे मेरा एक जरूरी काम है पर्सनल लाइफ का, वो ख़त्म करके आता हूँ, इसके बाद सारा काम ऑर्डर डिलीवरी डेट के पहले ही रेडी हो जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ, शेख गोपाल के दिमाग में सिर्फ मीरा, मीरा और मीरा। 1 साल वो रुका मीरा के लिए, अब वो रुक नहीं सकता था। जैसे ही वो निकला, खांसने लगा और खांसी के साथ खून। कॉटन एक्सचेंज में डॉक्टर निखिल के क्लिनिक पे भागता हुआ गया। निखिल उसे देख के ही समझ गया, अरे ये तो शेख गोपाल है। उसने जल्दी से उसके ड्राइवर को बुलाया और तुरंत गोपाल को ले गया जेजे हॉस्पिटल में। खून इतना जा चुका था कि वो कोलैप्स होने वाला था। निखिल ने टाइम पे ले जाके बेहोश होते टाइम ही थोड़ा सीपीआर दिया और आईसीयू में एडमिट किया गया। दूसरे दिन जैसे झवेरी बाजार में गम का साया मंडराने लगा। एडवोकेट राजू दास को एक फोन आया। हॅलो, मी नाशिक पोलीस स्टेशन मधून सिनियर इन्स्पेक्टर बोलतो। बापी आणि त्यांचे 3 मित्रांची बॉडी मला नाशिक हायवे रोडला एकाच कार ॲक्सिडेंटमध्ये मिळाली। राजू दास के पूरे शरीर में एक करंट सा बह गया। वो समझ गया कि बापी और उसके दोस्त ने ढाबा में ड्रिंक किए होंगे और ये एक्सीडेंट हुआ है। और ऐसा ही था। बापी, हीरू, देव और दत्ता, 4 दोस्त, 10 साल की दोस्ती, चारों के चारों ज्वेलर वर्कशॉप ओनर्स। हर साल कहीं ना कहीं उनके वो पद्मिनी गाड़ी में जाते थे। करीब करीब इंडिया घूम चुके थे वो साथ में। और हर बार वो चेस लेके जाते थे और ढाबे पे रुक के चेस खेलते थे। बापी ने कहा, हमारी दोस्ती तो पूरे बाजार में फेमस है, जीना यहाँ मरना यहाँ, दोस्तों के साथ जीना है, दोस्तों के साथ मरना है। और वो चेस खेलने लगा। हीरू, देव, दत्ता तीनों ने एक साथ कहा, बापी दा, जब तक तुम हो कोई गम नहीं। उसके बाद ढाबे पे खाना और पीना।
देव ने बापी से कहा, बापी तुम्हें गाड़ी चलियो ना, हीरू के दो वो माल खाई नहीं, यानी ड्रिंक नहीं किया हुआ है हीरू। मधोश बापी नशे में चूर दोस्तों को कहने लगा, जो डर गया समझो मर गया, और गाड़ी का चाबी लेके बैठ गया, स्टीयरिंग पकड़ लिया। बस क्या था, एक्सीडेंट तो होना ही था। दूसरे दिन रॉयल बंगाल क्लब में सब शांत और सन्नाटा। काली बाबू और यूसुफ मस्तान उसी दिन सुबह इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट पकड़ के डोमजूर गए थे, काली बाबू के माता पिता का श्राद्ध का आयोजन किया था, क्योंकि उनके भी माता पिता कार एक्सीडेंट में डोमजूर के आसपास रोडवे में, हाईवे में एक्सीडेंट में मारे गए थे। शस्तर बाबू को ये न्यूज़ मिला बापी का और उसके दोस्तों का, तो वो एक्शन में आ गए। शैलो को फ़ोन किया कि वहाँ का पूरा अरेंजमेंट, पैसा, सब चीज़, कोई चीज़ में कमी नहीं होना चाहिए और हर चीज़ बाज़ार के नियम के मुताबिक उनका बॉडी लाया जाए और रॉयल बंगाल क्लब से चंदनवाड़ी क्रीमेटोरियम तक शान से और इज्जत से ले जाया जाए। और यहाँ पे काली बाबू का और यूसुफ मस्तान को दूसरे दिन भेजने की तैयारी किया जा रहा था। शशधर दास अकेले ही सब कर रहे थे उसके टीम के साथ में। दूसरे दिन 1 बजे 4 कार, 2 एम्बुलेंस नासिक के लिए रवाना हो गया। रफ़ीक मुल्ला, अमर, एडवोकेट राजू सब पहुँचे बॉडी लाने के लिए बापी और उसके दोस्तों का। उधर शेख गोपाल इन सब चीज़ों से अनजान जे हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ था। शस्तर दास जो पुरुत मुशाई, उनका जो शिव मंदिर का पुरुत मुशाई पूना चटर्जी एयरपोर्ट गए, यूसुफ मस्तान काली बाबू को रिसीव किए और डोमजूर ले आए। झवेरी बाज़ार में सारा अरेंजमेंट हो चुका था। बापी की वाइफ शॉक स्टेट में थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी, उठ के यहाँ तक आने का उसमें तो हिम्मत ही नहीं था। इधर सोमनाथ और मेघनाथ बापी के वर्कशॉप में गए कि शेख गोपाल को ये खबर दे कि उसका गॉडफादर बापी नहीं रहे। वहां जाके उनको मालूम पड़ा कि शेख गोपाल तो जे हॉस्पिटल के आईसीयू में है। तब तुरंत सोमनाथ और मेघनाथ हॉस्पिटल जा पहुंचे और शेख गोपाल को ये खबर तो दिए नहीं, लेकिन उसका सेवा करने लगे। मिडनाइट को, देर रात को बॉडी आया। रॉयल बंगाल क्लब के नीचे धनजी स्ट्रीट के नाके पे बॉडी रखा गया। पूरे बाजार आए और वो बॉडी को चंदनवाड़ी ले जाया गया। चंदनवाड़ी में बापी के वाइफ को लाया गया। यूसुफ और काली बाबू शशधर बाबू के बंगले में श्राद्ध के बाद आराम कर रहे थे कि तभी अचानक यूसुफ मस्तान को दर्द उठा, छाती में दर्द उठा, सीने में दर्द उठा और वो बेहोश होने लगा। इत्तेफाक से वहां शबनम सिस्टर थी जो कि शशधर बाबू का भी ख्याल रखती थी और वुडलैंड्स हॉस्पिटल से थी। उन्होंने तुरंत यूसुफ मस्तान को सीपीआर दे के बचा दिया। 2-3 दिन के बाद जब यूसुफ मस्तान स्टेबल हो गए अपने कमरे में वुडलैंड्स के, शबनम उससे मिलने आई। यूसुफ ने अपना वाई पेंडेंट निकाला और शबनम के गले में पहना दिया और कहा, शबनम तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं।
उधर शेख गोपाल अच्छा हो गया और हॉस्पिटल के बेड में मैगजीन्स पढ़ने लगा। तभी राजू दास उसके पास आया। उसने कहा, राजू दा, तुम हमेशा मेरे तकलीफ के समय ही मेरे बाजू में रहते हो। मैं जब पहले दिन बॉम्बे में आया तब भी तुम थे, और आज भी मैं मौत से लड़ रहा था, आज भी तुम हो मेरे बाजू में। राजू ने कहा, छोटे, जल्दी से पूरा ठीक हो जाओ। गोपाल ने कहा, बस थोड़ा सा वक्त बाकी है, मैं वापस अपने फॉर्म में आ जाऊंगा। ये कहकर राजू निकल पड़ा। राजू में हिम्मत नहीं था शेख गोपाल को इस स्थिति में बताने का कि पापी नहीं रहे। शेख गोपाल अपने बिस्तर पे लेटा हुआ, छोटा सा एक आईवी चालू था क्योंकि कमजोरी बहुत आ गया था। बाकी वो ठीक तरह से टीबी हुआ था, टीबी के ट्रीटमेंट से वो काफ़ी अच्छा हो गया था। अक्सर कारीगर लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनका जो खाना रहता है वो टाइम पे नहीं होता है, पुष्टिजनक नहीं होता है, और टीबी की बीमारी जल्दी पकड़ लेता है कारीगरों को। शेख गोपाल के साथ भी वही हुआ था। तभी दौड़ता हुआ सोमनाथ और मेघनाथ आया और बोला, छोटा शेख। उसके हाथ से वो मैगजीन गिर गया। क्या हुआ, क्या हुआ सोमनाथ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, ये हॉस्पिटल है। इस पे सोमनाथ कहा कि बहुत बुरा खबर है, बहुत बुरा खबर है। आज 5 बजे जुम्मन सेठ मीरा को नथ उतारने के लिए 1.25 लाख दे के अत्तरी बेगम के कोठे से ले जाने वाला है। बस क्या था, जैसे कि एक एटम बम फूट पड़ा। शेख गोपाल अपने हाथों को हिला के आईवी निकाल के, आँख उसका लाल, और ना जाने कहाँ से उसमें ताकत आ गया था। वो उठा, गहरी सांस लिया और वार्ड के बाहर दौड़ पड़ा। नर्स और डॉक्टर भी देखते रह गए, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। वो दौड़ता रहा ग्रैंड रोड ओपेरा हाउस की तरफ, जे हॉस्पिटल से, और पीछे पीछे सोमनाथ और मेघनाथ। एड्रेनलिन जैसे पंप हो रहा था उसके नसों में। 4:45 वो पॉलिटिकल हाउस पहुंच गया। सीधा अत्तरी बेगम के कोठे पे दरवाजे को धक्का मारता हुआ, हाफता हुआ और पसीने से लथपथ। थोड़े ही देर में एक एम्बेसडर कार, सफ़ेद कार, फूलों से सजा हुआ, जैसे किसी दुल्हन को जाने की तैयारी में वो कार आया, और उसमें से 60 की उम्र वाला जुम्मन सेठ हाथों में मोगरे का माला और खुश मिजाज में उतरा। गोपाल को देखते ही मीरा समझ गई कि आज मेरा मसीहा आ गया है और मुझे इस चुंगल से बाहर ले जाएगा जरूर। सब कुछ थम गया। जुम्मन सेठ हिम्मत करके शेख गोपाल के आंखों में देखा। शेख गोपाल की आंखें लाल और एक जैसे कि एक शिवर उसके पूरे शरीर में और उसके स्पाइन में आने लगा। शेख गोपाल के उसने एक झटके में मीरा का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से जुम्मन सेठ का कलाई। जुम्मन सेठ, तुमने अगर मीरा को छुआ तो ये हाथ तुम्हारा यहीं तोड़ डालूंगा, यहीं, अभी, इसी वक्त। ये मेरी है मीरा और मैं इससे शादी करने वाला हूं। जुम्मन सेठ तो जाने बेहोश हो जाएगा
और इतना डर गया, गुस्सा भी था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। वो धीरे से हाथ छुड़ाया, बाहर भागा और उसके एम्बेसडर से धुआं निकला और उसका मुंह काला हुआ। मुंह काला करके वो भागा। कल्याणी को ये खबर मिल गया था कि जुम्मन सेठ आने वाला है। कल्याणी 1.5 लाख का एक सूटकेस कैश भरा हुआ अत्तरी बेगम के हाथ में रख दिया और कहा कि 1.25 लाख तुम ले लो, 1.25 लाख उसका वापस कर दो जुम्मन सेठ का, और बाकी 25 लाख मीरा की शादी में खर्चा करो। शादी आज ही और यहाँ पे ही होगा, तुम्हारे कोठे में। अत्तरी बेगम ने इतने सालों में ऐसा कभी देखा नहीं था, इतना प्यार और ये परिस्थिति की कोई उसकी लड़कियों के साथ शादी करने को तैयार हो जाए। थोड़ी सी वो थम गई और बाद में खुशी से वो रह नहीं पाई, पागल हो गई। और उसी रात अत्तरी बेगम के कोठे में ही शेख गोपाल और मीरा का निकाह हो गया। एक काजी को बुलाया गया। काजी ने शेख गोपाल से पूछा, क्या तुम्हें मीरा कबूल है? और मीरा से पूछा, क्या तुम्हें शेख गोपाल कबूल है? अत्तरी बेगम अपने हाथों से पान बनाने लगी, उसकी फेमस पान, और सबको खिलाने लगी। खुशी से झूम रही थी वो। गोपाल भी एकदम हैंडसम लग रहा था। मीरा तो पहले से ही दुल्हन जैसी सजी हुई थी। उधर डोमजूर में यूसुफ और शबनम दोनों का निकाह हुआ और दोनों मियाँ बीवी बन के बॉम्बे आए। एयरपोर्ट पे डॉक्टर रुखसार भी गई और यूसुफ मस्तान का पूरा फैमिली ने शबनम का स्वागत किया। गोपाल और मीरा हनीमून करने गए ताज होटल में, जो कि कल्याणी ने बुक किया था। अब नया गॉडफादर गोपाल का कल्याणी बन चुका था। मंदिर मस्जिद सब जगह रुका। ताज जाते हुए बाजू में मीरा अपने काका बाबू को याद किया, धन्यवाद दिया। भाभी को याद किया, धन्यवाद दिया। और मन ही मन में सोचने लगा कि ये शादी बापी, जो उसका काका बाबू बोलता था जिसे, वो देख नहीं पाया। दूसरे दिन ताज होटल से शेख गोपाल और मीरा अपना हनीमून मना के निकले और सीधा हीरा पन्ना बापी के घर के लिए रवाना हुए। शेख गोपाल बापी का तारीफ किए जा रहा था और कह रहा था कि उसके जैसा आदमी, पिता जैसा आदमी दूसरा नहीं मिलेगा उसे। जैसे ही गोपाल और मीरा बापी के घर पहुंचे, गोपाल को ये मालूम पड़ा कि बापी नहीं रहे, काका बाबू उसका नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा सदमा लगा उसको कि जिसने उसे लाया और शादी वो देख के जाता था, आशीर्वाद दे के जाता था, वो नहीं रहा। एक बहुत बड़ा इमोशन और सदमे में आ गया था शेख गोपाल। काकी बुलाता था वो बापी के वाइफ को। कहा कि काकी, अभी तो काका बाबू नहीं रहे, लेकिन वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे और मैं देखूंगा कि आपको बाकी की ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए। नवजीवन सोसाइटी में कल्याणी रहता था और उसके 5 फ्लैट थे। एक फ्लैट उसने गोपाल और मीरा को नया घर के रूप में उसका चाबी उसे दे दिए कि यहाँ रहो, और एक उसका स्पेयर रूम था वहाँ पे, जिसे उसने ऑफिस बना रखा था, जहाँ वो लंच के बाद ऑफिस में गया और डिस्कस करने लगा कि बापी के प्रॉपर्टीज़ जो है वो काकी को मिलना चाहिए, बापी का कोई विल नहीं है, तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाए, इसका रास्ता निकालना है। सबसे पहले मालूम पड़ा कि बेचाराम, जो कि बापी का मैनेजर था, ये भी अक्सर होता है
बिजनेस में धोखा। जैसे ही बापी गुजरा, बेचाराम लकड़ा वाला एक्सपोर्टर्स के पास पहुंच गया और कह दिया कि अगर मुझे ऑर्डर नहीं देते हो तो मैं बॉम्बे छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारा ये पूरा कंसाइनमेंट जो ऑर्डर है ये कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि आधा अधूरा पड़ा है। ऑर्डर मुझे दो, मैं अपना भाड़े से वर्कशॉप लेता हूँ, तुम्हारा काम मैं करके देता हूँ। ये अक्सर होता है, बेईमानी, बैक स्टेपिंग। तो शेख गोपाल और कल्याणी ने डिसाइड किया कि पहले ये बेचाराम को हम लोग संभालेंगे, बाद में काकी को डोमजूर में ही सेटल कर देंगे उनके माता पिता के पास। राइज ऑफ शेख गोपाल। अब शेख गोपाल का शादी हो गया मीरा के साथ। कल्याणी का बहुत भरोसा रहा इस पे, क्योंकि उसने उसका आग शोला देख चुका था और उसे मालूम था कि यह लड़का बहुत लंबे रेस का घोड़ा है। कल्याणी के ऑफिस में मीटिंग चल रहा था। कल्याणी ने कहा, गोपाल आज से तुम मेरे 25% पार्टनर रहोगे, जो भी ज्वेलरी का प्रोजेक्ट तुम करना चाहते हो करो। शेख गोपाल ने कहा कि सबसे पहले बेचाराम को सबक सिखाएंगे। लकड़ा वाला एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है अल कबीर शोरूम गोल्ड शॉक दुबई में। सबसे पहले हम अल कबीर शोरूम से ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं, जितना भी पैसा लगे। कल्याणी ज्वेलरी लॉन्च करते हैं और उसके बाद लकड़ावाला का काम तमाम, बेचाराम का काम तमाम। बेचाराम के पास और कोई रास्ता ही नहीं रह गया सिवाय अपने गांव वापस जाने के। कल्याणी हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा तरकीब निकाले हो छोटा शेख। ये जो मेरे पैसे थे शेयर मार्केट के, उसको तुमने ज्वेलरी में लगा दिए, वाइट भी बना दिए और एक सिक्योरिटी भी बन गया हमारा। और मैं बहुत साल से ये जो गोल्ड माफिया है जवेरी बाजार के, उसके अंदर घुसना चाहता था लेकिन घुस नहीं पाया। इसका भी एक रास्ता निकालो। गोपाल ने कहा, कल्याणी जी, मैं जवेरी बाजार में पला बड़ा हुआ हूं, मैं इस जगह को अंदर बाहर से अच्छी तरह जानता हूं। जैसे मेरे हाथ को आगे पीछे से जानता हूं, उसी तरह मैं जवेरी बाजार को भी जानता हूं। जवेरी बाजार का बैकबोन है मारवाड़ी चाल। अगर हम मारवाड़ी चाल में घुस गए तो जवेरी बाजार हमारे मुट्ठी में। कल्याणी ने पूछा, लेकिन कैसे? मैंने तो पहले बहुत बार कोशिश की है। गोपाल हंसा और कहा, आपका 100 किलो गोल्ड 150 शोरूम मारवाड़ी चाल में स्टॉक हो जाएगा और आप चैन की नींद सोएंगे। उधर यूसुफ मंजिल में छोटा फैमिली गेट टुगेदर। शबनम पटेल जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, डॉक्टर रुखसार ने कहा कि हम शबनम के लिए हैंगिंग गार्डन में एक हॉस्पिटल है जो चल नहीं रहा है बराबर, उसको खरीद लेंगे और उसको रिफैब्रिश करेंगे, मालाबार हिल हॉस्पिटल नाम देंगे और शबनम उस हॉस्पिटल को चलाएगी। यूसुफ पटेल काफ़ी इमोशनल हो गया और कहा कि मैं आज से, क्योंकि वो मौत पे से निकल के आया था और उम्र भी हो चला था, उसने कहा कि आज से मैं मसल पावर का इस्तेमाल नहीं करूँगा और मेरे पैसे को मेडिकल चैरिटी और अच्छे काम में, रियल एस्टेट के अच्छे काम में लगाऊंगा। थोड़े दिन बाद हॉस्पिटल को खरीद लिया गया, उसे रिफर्निश्ड किया गया और मलाबार हिल हॉस्पिटल का बोर्ड उस हॉस्पिटल पे लग गया। ऊपर के माले में शबनम का आलीशान घर, यूसुफ पटेल का एक ऑफिस, एक लाइब्रेरी और एक नमाज पढ़ने का रूम भी बनाया गया। इधर काली बाबू ने गोल्ड क्लब बना दिया जिसमें 50 मेंबर बाजार के
लिए गए मोस्टली सिंधी कम्युनिटी के थे और एक एक मेंबर 1-1 किलो का गोल्ड ये क्लब में जमा किया। काली बाबू बुकी था, सिंडिकेट चलाने वाला था, इसलिए उसका गोल्ड नहीं, तो यानी 49 किलोज गोल्ड जमा हो गया ये गोल्ड क्लब में, सिंडिकेट में। लेकिन काली बाबू का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। काली बाबू ने अभी एक बहुत बेहतरीन ऑफिस बनाया, पीछे पूरे दुनिया का नक्शा और काफ़ी सारे लैंडलाइन फ़ोन्स उसके पास थे। हर जगह का, हर मार्केट का, दुबई मार्केट का, बाहर यूके मार्केट का, यूएस मार्केट का, हर जगह का गोल्ड का रेट शुरुआत में उसे मिल जाता था। और बॉम्बे का जो गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज था वो तो जवेरी बाज़ार में ही था उस टाइम। तो इस तरह उतार और चढ़ाव में वो ट्रेडिंग करता था। ये जो 49 किलो गोल्ड से इसका ट्रेडिंग, तो दिन भर में उतार चढ़ाव में ये ट्रेडिंग से गोल्ड बढ़ने लगा और गोल्ड का स्टॉक बढ़ता था। कोई मेंबर अगर छोड़ के जाना चाहता था तो उसे उसका उस टाइम का बढ़ा हुआ जो भाव आता है गोल्ड का वो मिल जाता था, और उसके बदले कोई नया मेंबर आना चाहता था तो वो भी उसी दिन का भाव भर के आ सकता था अंदर। एंट्री के लिए कोई फीस नहीं, एग्जिट के लिए भी कोई फीस नहीं, सिर्फ उस दिन के रेट पे पैसा मिलेगा और उस दिन के रेट पे ही नया मेंबर को एंट्री मिलेगा। उधर दूसरे तरफ राजू दास, जो कि अभी शांति स्टार बिल्डर के साथ था, काफ़ी पावरफुल हो चुका था। और उसका जो काका था नारू दास, जो गद्दार था, वो धीरे धीरे उम्र वाला बन गया था और बराबर चला नहीं पा रहा था रॉयल बंगाल क्लब और रॉयल बंगाल दुर्गोत्सव को, क्योंकि बॉम्बे के सबब्स, बैंड्रा और बैंड्रा के बाद के सबब्स डेवलप होना चालू हो गया था और बॉम्बे का जो ग्राफ है वो इकोनॉमिकल और इनहेबिटेंट्स के ग्राफ चेंज होना शुरू हो गया था। और बाहर सबब्स में अपने अपने क्लब बनना चालू हो गए थे छोटे छोटे, और अपना अपना दुर्गा पूजा, अपना अपना एक्टिविटी सबब्स में शुरू हो चुका था। राजू दास, जो कि अभी काफ़ी कामयाब हो चुका था बाज़ार में, सब बाबू लोगों के लड़कियों के प्रपोजल्स आने लगे, लेकिन और वो प्रपोजल्स आते थे ज़्यादातर उसके असिस्टेंट अमर के जरिए, लेकिन राजू दास तो ब्लाइंड लव नीलोफर के साथ करता था और उसने कसम जैसा खा लिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ नीलोफर के साथ ही। चेंजिंग सिनेरियो ऑफ बॉम्बेज रियल स्टेट। बॉम्बे में बदलाव आ रहा था, छोटे बिल्डिंग टूट के टावर बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गया था। इसी तरह ओपेरा हाउस में पंचरत्न बिल्डिंग का प्लान किया गया। बेसमेंट में 2 स्टोरेज, बेसमेंट में पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल शॉप और उसके ऊपर 18 माला रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यूसुफ मस्तान, क्योंकि वो रियल एस्टेट में था, बिल्डर को जानता था, उसने बिल्डर डेवलपर को अप्रोच किया और 5% अपना स्टेक उसमें लगा दिया। 4 साल में बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। फ्लैट नंबर 1701 और 1702 यूसुफ के नाम पे था। उसमें से एक फ्लैट उसने काली बाबू को दिया और दूसरा उसका जो मेन लेफ्टिनेंट था, चीफ, जो कि 3 साल के बाद रिटायर होने वाला था, उसको दिया। काली बाबू बहुत खुश हो गया और धन्यवाद किया यूसुफ मस्तान को, और फिर उसने कहा कि यूसुफ भाई, अभी तो जवेरी बाज़ार काफ़ी क्राउडेड हो चुका है, काफ़ी कमर्शियल हो चुका है, तुम यूसुफ मंजिल छोड़ के पंचरत्न के 18 माले पे पूरा पेंट हाउस बना के आ जाओ। इस पर यूसुफ मस्तान क्या कहता है कि बाबू,
जो शेर है वो अपना जंगल छोड़ के नहीं जाता है। मैं तो अक्खा बम्बई में कहीं पे भी कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन झवेरी बाज़ार में जिस तरह मैं सुरक्षित हूँ यूसुफ मंजिल में, वो सुरक्षा मुझे नहीं मिलेगा। मेरे दुश्मन अभी भी बहुत हैं, इसीलिए मैं यूसुफ मंजिल में ही रहना चाहता हूँ। पोजीशन मिल गया था पंचरतन के फ्लैट का काली बाबू को और उसके लेफ्टिनेंट को। इत्तेफाक से पंचरतन के भाव बढ़ने लगे, क्योंकि जो डायमंड ब्रोकर्स थे वो रेसिडेंशियल फ्लैट खरीद खरीद के अपना ऑफिस बनाना चालू कर दिए थे। ज़्यादातर पालनपुरी थे, कुछ राजस्थानी थे, कुछ गुजराती थे और बाकी थोड़ा सा हिस्सा दूसरों का भी था। इसलिए वो फ्लैट का कीमत बहुत बढ़ गया। काली बाबू ने 3 करोड़ में उसे बेच दिया और वो अंधेरी शिफ्ट हो गए। अंधेरी में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स तभी बनने लगा था, शुरुआत था। काली बाबू एक ऐसे सोसाइटी में गए जहाँ की स्विमिंग पूल था, गार्डन था और काफ़ी एमिनिटीज़ था, और इस तरह एक पावर का हिस्सा झवेरी बाज़ार से अंधेरी शिफ्ट हो गया।